हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में देखेंगे सतत आवेश वितरण। ये हमारा कोई पर्सनल टॉपिक ये नहीं है, हमें मेनली देखना है सतत आवेश के कारण या तार की लंबाई के कारण होने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर हम देखेंगे चालक गोलीय आवेश के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या हम देख सकते हैं कि समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ पर एक टर्म यूज होता है, जैसे है रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो जो ये टर्म होते हैं बेसिक इनको समझना है कि ये हैं क्या, इनके डिफिनीशंस क्या हैं और इनके फॉर्मूलेज क्या हैं। तो जब आप इन्हें समझ जाएंगे तब अगर आपको टॉपिक में कहीं पर भी ये टर्म दिखाई देंगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा, अच्छा इसका मतलब ये है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इसकी पुरानी जितनी भी वीडियो हैं उनको ज़रूर देखें ताकि आपको प्रॉपरली चैप्टर 1 फिजिक्स क्लास 12 अच्छे से समझ आ जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सतत आवेश वितरण है क्या ये? इसमें हम रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, ये 3 प्रकार के वितरण होते हैं इसमें। तो सबसे पहला जो वितरण है या घनत्व है वो है रेखीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय का मतलब एक लीनियरिटी टर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक क्या है, एल लंबाई का एक वायर है। ओके, एल लंबाई का एक वायर है जो सिलेंडर शेप में है। जो किस शेप में है? सिलेंडर शेप में है। इसके भीतर कुछ आवेश हैं। हमेशा कैसे आवेश होंगे? धनावेश होंगे, प्लस चार्ज होंगे, ठीक है। हमने इन चार्जेस को क्यू मान लिया है, इस तार की लंबाई को एल मान लिया है। तो अगर आपसे पूछे कि रेखीय आवेश वितरण क्या है, तब आप बोलेंगे कि किसी भी चालक की लंबाई में उपस्थित आवेश या आवेशों के वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। किसी तार की लंबाई में आवेशों के वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और अगर वहीं पर आपसे पूछा जाए रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तब आप बोलेंगे प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित आवेशों को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित आवेशों को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, यानी प्रति इकाई लंबाई में। ये तो हो गया हमारा कि एल लंबाई में प्लस क्यू आवेश हमारे उपस्थित हैं, ठीक है। जैसे एल लंबाई में कितने आवेश उपस्थित हैं? क्यू आवेश उपस्थित हैं। तो एक इकाई में कितने आवेश होंगे? क्यू बाई एल होंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित आवेशों को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे डिनोट किया जाता है? इसे लिम्डा से डिनोट किया जाता है। तो फॉर्मूला आपका बन जाता है लिम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। क्यू का मात्रक होता है कूलाम्ब और एल का मात्रक होता है मीटर, क्योंकि ये लंबाई है तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम्ब पर मीटर, ठीक है। ये हो गया इसका मात्रक कूलाम्ब पर मीटर। अब यहाँ पर यही फॉर्मूला कैसे आया है ये आपको दिखाया गया है। जहाँ एल लंबाई में उपस्थित आवेश, ये एल लंबाई में कितने आवेश उपस्थित हैं? तो आप देख रहे हैं प्लस क्यू आवेश उपस्थित हैं। तो एक लंबाई में उपस्थित आवेश कितने होंगे? क्यू बाई एल हो जाएंगे। ओके, जैसे हम बोलते हैं कि हमको 5 रुपये में 10 चॉकलेट मिली है, तो हम पूछेंगे कि हमें 1 रुपये में कितनी चॉकलेट मिली है। तो हम क्या करेंगे? 10/5 कर देंगे, 5 दूनी 10। तो हम बोलते हैं हमको 2 चॉकलेट मिली 1 रुपये में। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि जब एल लंबाई में आवेश कितने उपस्थित हैं? क्यू, तो एक इकाई लंबाई में कितने आवेश उपस्थित होंगे? क्यू बाई एल। और यही आपका होगा रेखीय आवेश घनत्व, तो लिम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। अब यहाँ यही से ही समझ लो, जब रेखीय आवेश घनत्व पूछता है तो हम उसकी लंबाई में देख लेते हैं कि कितना है। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय का मतलब क्या आपको समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा होगा क्षेत्रफल, ठीक है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में जितने आवेश उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहीं पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रति इकाई क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल को हम ए से डिनोट करते हैं,
तो Q बाई A आ जाएगा। वहीं पर अगर आयतन आवेश घनत्व होगा तो प्रति इकाई आयतन में उपस्थित, तो आयतन हम क्या देखते हैं, वॉल्यूम को V से लिखते हैं, तो Q बाई V हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा आपको बस डिफिनीशन एक समझ लेनी है कि लंबाई में पूछेगा तो Q बाई L, पृष्ठ में पूछेगा इसका मतलब क्षेत्रफल तो Q बाई A, आयतन में पूछेगा तो Q बाई V हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। नाउ यदि किसी वस्तु पर आवेश वितरित किया जाए तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, क्या बोला गया, यदि किसी वस्तु पर आवेश वितरित किया जाए, किसी भी वस्तु पर, ठीक है, मान लो ये कोई वस्तु है, इस पर आवेश वितरण कर दिया गया, तो इसका मतलब क्या किया हमने, उसके पृष्ठ पर आवेश को वितरण किया, तो इसीलिए उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनता है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तब आप बोलेंगे प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ टर्म हो गया, मान लो ये हो गया, कोई ये वस्तु हो गई, इसका ये सरफेस हो गया, पृष्ठ हो गया, ये इसकी एरिया हो गई। ठीक है, इसके अंदर कुछ चार्जों का वितरण किया गया, इसको कह दिया गया पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, अब आपने क्या देखा, ए क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश कितने हो गए, Q हो गए, ये क्या है हमारे Q हैं, Q आवेश उपस्थित हैं, तो ए क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश हो गए Q, तो एक इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश कितने हो जाएंगे, तो हो जाएगा आपका Q बाई A हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका Q बाई A ही होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। मात्रक हो जाएगा, Q का मात्रक है कूलाम्ब, A का मात्रक है एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कूलाम्ब पर मीटर स्क्वायर। थर्ड है आपका आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो अब हमने देखा कि मान लो कोई वस्तु है, तो इसका जो भी आयतन होगा, उसके आयतन में आपने कितना आवेश वितरण किया, उसे हम कहेंगे आयतन आवेश वितरण। ओके, तो मान लो ये वस्तु का आयतन हो गया V और इसमें आवेश कितना हो गए Q। ओके, तो यहाँ पर आप इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, यदि किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में आवेश वितरित किया जाए तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश घनत्व कहते हैं। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो आप, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेशों की संख्या को या आवेशों के मान को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेशों के मान को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमने एक वस्तु ले ली, इसका आयतन है V और इसका आवेश है Q, तो हम बोलेंगे V आयतन में उपस्थित आवेश हो गया Q, तो एक इकाई आयतन में उपस्थित आवेश कितने हो जाएंगे, Q बाई V, और आयतन आवेश घनत्व को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान V, और Q का मात्रक होता है कूलाम्ब, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, तो इसकी इकाई हो जाएगी कूलाम्ब पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले हमने क्या देखा, सतत आवेश वितरण में लिम्डा का मान। ठीक है, अब जब भी क्वेश्चंस में आपको गिवन हो रेखीय आवेश घनत्व, तो आपको याद हो जाना चाहिए तुरंत लिम्डा इज इक्वल टू Q बाई L। अच्छा, ये लंबाई कहीं पर R दिया होगा, कहीं पर L, तो सिंपल सा आपको क्या देखना है, ये चालक तार की लंबाई है। ठीक है, ये चालक तार की लंबाई है, ये L से भी रिप्रेजेंट हो सकती है, R से भी रिप्रेजेंट हो सकती है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप इसको देख सकते हैं। ये हो गया रेखीय आवेश घनत्व। अब आपसे पूछे पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा Q बाई A। अगर आपसे पूछता है आयतन आवेश घनत्व, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर हो जाएगा Q बाई V। आई होप आपको ये इतना समझ आ गया होगा। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। अब देखेंगे गाउस के नियम को। ठीक है, तो गाउस का नियम कहता है, इस नियम के अनुसार निर्वात अथवा वायु में, निर्वात का मतलब हो गया वैक्यूम, जहाँ पर कोई मीडियम ना हो, कोई माध्यम ना हो। वायु का मतलब हो जाता है मीडियम, जहाँ पर कोई माध्यम होता है। ओके, तो मतलब यहाँ पर बात हो रही है कि गाउस के नियम अनुसार चाहे वो
मीडियम वाला एरिया हो, निर्वात हो, वैक्यूम हो, या फिर मीडियम वाला क्षेत्र हो, वायु हो। ठीक है, तो निर्वात अथवा वायु में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई। अब ये फाई ई है क्या, आपको पता है ना वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? ये जो लाइनें गुजर रही हैं, वैद्युत रेखाएं जो गुजरती हैं, इन्हीं वैद्युत रेखाओं को ही क्या बोला जाता है? वैद्युत फ्लक्स बोला जाता है। तो वैद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश, इसके भीतर जो भी नेट आवेश है इसको हमने मान लिया क्यू इन, कूलाम्ब का 1/ε0 गुना होता है। यानी जो भी क्यू इन होगा इसका 1/ε0 गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपका क्यू इन अपान ε0, और ये बराबर है किसके? फाई ई के। यही है गाउसन थ्योरम, गाउसन का नियम, गाउसन प्रमेय या गाउस का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना सा याद रखना, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान ε0। तो इस तरीके से आपको इसको नोट कर लेना है। फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये ई आपका क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको आप बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटू डी एस हो गया। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई इज इक्वल टू होता है ई इंटू एस। यही तो पढ़ा था कि ई यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका आप ऐसा भी लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल वेक्टर ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपान ε0। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये है जब वहाँ पर कोई माध्यम नहीं है। लेकिन अगर हमने कहा कि वहाँ पर एयर है या कोई भी माध्यम है, तो के माध्यम का अगर परावैद्युतांक होगा तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू इन अपान के ε0, या हम यहाँ पर भी के से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो भी हमारा इक्वेशंस था क्यू अपान ε0 था, इसी में हम क्या करेंगे? के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्यू इन अपान के इंटू ε0। ठीक है, जब किसी मीडियम की बात होगी। और जल के लिए याद रखना है ये आपको, जो के है इसका मान होता है 80 या 81। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। ना नोट आपको क्या करना है, जैसे हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी बंद पृष्ठ के भीतर होगा। ठीक है, बंद पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश के कारण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि कोई भी ये बंद पृष्ठ है, इसके भीतर जो भी आवेश उपस्थित हैं, इनके कारण इसमें गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश का क्या होगा? 1/ε0 गुना होगा, यानी क्यू इन अपान ε0 हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बाहर की बात करें कि पृष्ठ के बाहर क्या होगा, तो वहाँ पर क्योंकि अब पृष्ठ के बाहर कोई आवेश नहीं है तो क्यू बराबर क्या हो गया? 0। तो हम बोलेंगे फाई ई इज इक्वल टू 0/ε0, यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? बाह्य आवेश के कारण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होता है। यानी कि आप इसको कहेंगे फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई इंटू डी एस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी फाई ई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्यू अपान ε0। यानी कि अगर बंद पृष्ठ होगा तो वहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का मान क्यू अपान ε0 होगा। वहीं पर अगर बाह्य आवेश के कारण बंद पृष्ठ में होगा तो वहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? शून्य होगा। तो यहाँ पर प्रॉपरली हमने डिफिनीशन देख ली है, फॉर्मूला देख लिया है, उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है, संलग्न चित्र में 3 आवेश हैं Q1, Q2, Q3। तो गाउसियन पृष्ठ S1, S2, S3 से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सिंपल सा अगर हम S1 पृष्ठ को देखते हैं तो S1 पृष्ठ में आपका देखो ये वाला एरिया कवर हो रहा है जिसमें केवल और केवल एक ही आवेश आ रहा है Q1। तो हमारा फ्लक्स फाई E1 क्या हो जाएगा? ये होता है Q इन अपान में क्या होता है? Q इन अपान में ε0, यही तो होता है ना। और Q इन का मान कितना है? तो Q इन आप यहाँ से देखेंगे Q1 है, Q1 है क्योंकि जो सरफेस एरिया है ये देखोगे आप, जो सरफेस एरिया S1 है ये केवल इतने को ही कवर कर रहा है। तो आप क्या बोलेंगे? फाई E इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 अपान ε0। और Q1 का मान कितना है? 10 माइक्रो कूलाम्ब। तो 10 माइक्रो कूलाम्ब अपान ε0, ये फाई E1 आ गया। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये हो गया गाउस के नियम के अनुसार फाई इज इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। और सरफेस 1 के लिए हम देखेंगे तो क्यू इन हमारा किसके बराबर है, Q1 के बराबर है, जो कि 10 माइक्रो कूलाम्ब है। तो आप वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे Q1 अपान एप्सिलॉन नॉट। Q1 है 10 माइक्रो कूलाम्ब, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो आप ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और नीचे 8.85 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.13 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ओके, नाउ अब पृष्ठ 2 के लिए देखना है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, सरफेस 2 के लिए वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। सरफेस 2 आपका ये वाला है। अब इस वाले में आपको कितना आवेश दिख रहा है, एक तो Q1 भी दिख रहा है, दूसरा Q3 भी दिख रहा है। यानी कि S2 की अगर हम बात करें तो S2 में Q इन किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q3 के बराबर होगा। Q1 का मान कितना है, तो Q1 का मान है 10 माइक्रो कूलाम्ब प्लस Q3 का मान कितना है, -10 माइक्रो कूलाम्ब। और जब इसको 10 - 10 कर देंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 0। यानी कि यहाँ पर जो Q इन है हमारा वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई E2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट यानी 0 अपान एप्सिलॉन नॉट यानी कि 0 हो जाएगा। तो पृष्ठीय सरफेस S2 में वैद्युत फ्लक्स का मान आ जाएगा 0। तो इस तरीके से पृष्ठ S2 के लिए Q इन इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3 सॉल्व किया 0, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई 0। नाउ अब हम देखेंगे सरफेस 3 के लिए S3 से गुजरने वाला फ्लक्स। तो S3 ये पूरा बड़ा वाला है, ठीक है। तो S3 में आप देख रहे हैं Q1 भी आ रहा है, Q2 भी आ रहा है, Q3 भी आ रहा है। तो आपने क्या करना है, Q इन इज इक्वल टू हो जाना है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है ना। तो Q1 कितना हो जाएगा हमारा 10, Q2 हो जाएगा 6 और Q3 हो जाएगा -10। तो यहाँ पर देखोगे -10 प्लस 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 माइक्रो कूलाम्ब। यानी Q इन की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 6 माइक्रो कूलाम्ब। तो यही आपको फॉर्मूले पे रखना है। Q इन इज इक्वल टू आ गया हमारा 6 माइक्रो कूलाम्ब और फाई E3 हो जाएगा हमारा Q इन अपान में एप्सिलॉन नॉट और Q इन का मान है 6 माइक्रो कूलाम्ब अपान में 8.85 इंटू 10⁻12। और जब इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो 6.78 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब आ जाएगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ एग्जाम्पल 2 हम देखेंगे। एग्जाम्पल 2 है आपका भुजा वाले घन के, ये थोड़ा सा समझ लें, L भुजा वाले है, ठीक है। तो L भुजा वाले घन के केंद्र पर बिंदु आवेश प्लस Q रखा गया है, ठीक है। ये कोई घन है जिसकी लंबाई क्या है, L है, ठीक है। ये L भुजा वाला एक घन है जिसके केंद्र पर, यहाँ पर केंद्र पर प्लस Q आवेश का एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। आपको क्या क्या ज्ञात करना है, घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, किसी एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। ए में आपको 2 पॉइंट ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है यानी कि S का मान, और दूसरा किसी एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि घन में कुल कितने फलक होते हैं, घन में कुल कितने फलक होते हैं, फलक का मतलब होता है उसके फेसेस कितने होते हैं। आपको मैं दिखा देती हूँ कितने फलक होते हैं। तो एक तो ये बड़ा वाला आपको दिख रहा है, एक ये बड़ा वाला, 2 फलक हो गए, ठीक है। एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, 4 फलक हो गए। एक ये वाला फलक दिख रहा है। तो इस तरीके से कुल घन में कितने फलकें होती हैं, 6 फलकें होती हैं, ठीक है। फिलहाल हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो हमारा पता है हमें फाई E इज इक्वल टू होता है Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है। तो आप लिखेंगे गाउस के नियम से घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई E टोटल, ये टोटल संपूर्ण पृष्ठ हो गया Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट। और Q इन हमारा यहाँ पर कितना दिया है, हमें Q दिया हुआ है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ओके। क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ पर हमें आवेश कितना दिया है, प्लस Q दिया हुआ है। अब आपसे पूछा गया घन के एक फलक से,
यहाँ पर क्वेश्चन आप देखोगे, किसी एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, तो ये आपको संपूर्ण पृष्ठ की बात किया। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब 6 फलकों में अगर हम वैद्युत फ्लक्स देख रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है, Q/ε0 मिल रहा है। तो एक फलक का अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q/6ε0। हमने कहा 2 रुपए में हमको 2 चॉकलेट मिले तो 1 रुपए में हमको कितनी मिलेगी, 2/2। या फिर से समझ लो कि 2 रुपए में 4 चॉकलेट मिले तो 1 रुपए में 4/2। तो सेम यही कंडीशन है, जब 6 फलक में हमारा वैद्युत फ्लक्स है Q/ε0, तो 1 में कितना हो जाएगा, Q/ε0 इंटू नीचे 6 आ जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, किसी एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा Q/6ε0। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर बी हमसे पूछा गया है, क्या फ्लक्स का मान घन की भुजा पर निर्भर कर रहा है। अब आपको क्या इन दोनों फॉर्मूले में कहीं पर भी L की वैल्यू दिख रही है, नहीं ना, तो इसका मतलब हम कहेंगे फ्लक्स का मान घन की भुजा पर निर्भर नहीं करता है ना। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं इसी का, यदि बिंदु आवेश को घन के भीतर केंद्र से हटाकर अन्यत्र कहीं रख दिया जाए तो फ्लक्स के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपने यहाँ पर देखना है, केंद्र यानी कि घन के भीतर कहीं पर भी आप रखो फ्लक्स का मान सेम होगा, ठीक है। फ्लक्स का मान नहीं बदलेगा घन में भीतर, क्योंकि भीतर आपको पता है कि फ्लक्स का मान कितना होता है Q/ε0 और बाहर फ्लक्स का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो जब भीतर की बात कर रहे हैं तो भीतर केंद्र से हटाकर आप कहीं पर भी रख देंगे तो फ्लक्स का मान Q/ε0 ही होगा। चेंज हाँ कब कब हो सकता है, फलक टू फलक वैरी कर सकता है कि एक फलक में कितना होगा, 4 फलक का कितना होगा, 2 फलक का कितना होगा। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है। आवेश को केंद्र से हटाकर घन के भीतर अन्य कहीं रखने पर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान वही रहेगा, परंतु भिन्न भिन्न फलकों से गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ तो हर जगह वही रहना है, लेकिन जो फलक की वजह से वैरी कर रहा है, वेरिएशन आ रहा है, तो भिन्न भिन्न फलकों से गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या हो सकता है, वैरी कर सकता है, यानी भिन्न भिन्न हो सकता है। नाउ एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। एक घन के कोने में बिंदु आवेश Q रखा गया है, ठीक है। घन है, घन के किसी एक कोने पर मान लेते हैं A पर बिंदु आवेश हमें क्या मिल गया, Q मिल गया। घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, समझ जाना है आपने अगर समझ गए होंगे तो, ठीक है। किसी एक बिंदु पर, और यहाँ पर बोला घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब कुल कितने बिंदु होते हैं, तो वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, कोने की बात कर रहे हैं, तो कुल कितने होते हैं, 8 होते हैं। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो आप बताएंगे phi E = Q/8ε0। ओके, अब यहाँ से बोल रहा है आपसे घन के एक फलक से गुजरने वाला, तो घन के एक फलक से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हम एक फलक की बात करते हैं, एक बिंदु से अगर हम देखते हैं तो कितने फलक अटैच हैं, तो एक बिंदु से अगर हम देखते हैं तो एक ये वाला फलक अटैच है, एक ये वाला फलक अटैच है, एक ये वाला फलक अटैच, यानी एक बिंदु से आप देखेंगे कम से कम 3 फलकें अटैच हैं। तो हम बोलेंगे शेष 3 फलक आवेश Q के सापेक्ष सममितीय स्थिति में हैं, अतः इनमें से प्रत्येक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स phi E = हो जाएगा 1/3 × Q/8। मतलब जो आपको ये मिला है ना, Q/8ε0 मिला है, इसी में आप 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 3 जा क्या हो जाएगा 24, तो ये आपका आंसर आ जाएगा Q/24ε0। ओके, अब आता है आपका गाउस के नियम का अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में ही हम देखेंगे रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, आयतन आवेश घनत्व, जो कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है। ओके, तो गाउस के नियम का अनुप्रयोग हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि इसके कुल 3 अनुप्रयोग हैं, तो तीनों को ही हम आराम से नेक्स्ट क्लास में 1 बाय 1 डिस्कस कर देंगे। ओके, तो तब तक आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें, और वीडियो कैसे लगी तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।